इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है। राजौरी में आतंकियों का ग्रेनेड अटैक में 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर हमला हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है या बीजेपी नेता के ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं और एक बार फिर से बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाया गया। आतंकियों की तरफ से आतंकियों ने हमला किया है। राजौरी में आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक किया और इस ग्रेनेड अटैक में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर भी हमला किया है, यानी कि 15 अगस्त जबकि नजदीक है, उससे पहले लगातार जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम में पुलवामा जैसी एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। यहां आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान की शह पर आतंकी 15 अगस्त से पहले घाटी में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। There has not been any dead body that has been recovered, but yes, police as well as army and the CRPF are on job. कुलगाम में पुलवामा जैसी साजिश। 15 अगस्त से पहले घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश। कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने किया हमला। ये गोलियों की आवाज सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों की मंशा क्या थी। स्वतंत्रता दिवस से महज कुछ दिन पहले आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर गोलीबारी की। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। बीएसएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। कुलगाम जिले में कांजीकुंड क्षेत्र के मालपुरा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में काफिला निकल रहा था। उसी समय आतंकवादियों ने बीएसएफ के काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सेना और सीआरपीएफ के जवान भी पहुंच गए। आतंकियों को घेर लिया गया। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला एक इमारत में आतंकी छिपे हुए हैं। कॉन्वॉय जो थी वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ थी जब टेररिस्ट ने फायर कर दिए गाड़ियों पर। बताया जा रहा है कि आतंकी पुलवामा जैसा कुछ करना चाह रहे थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। अब कुलगाम में भी आतंकी कुछ ऐसा करने की फिराक में थे। पूरा इलाका सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। नेशनल हाईवे में जिस जगह मुठभेड़ हो रही है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों को दूसरी ओर से भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि करीब 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर ये सामने आ गया कि आतंकी कैसे बौखलाए हुए हैं और कैसे वो 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच श्रीनगर में निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। 15 अगस्त को देखते हुए इस शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन के सहारे आसमान से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस वालों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पंद्रह अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद है। जमीन से लेकर आसमान तक और सीमा से लेकर शहरों तक सुरक्षा चक्र को मजबूत किया गया है। इस सुरक्षा व्यवस्था में इस बार ड्रोन की भूमिका अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 15 अगस्त के दिन कोई चूक ना हो, इसलिए विशेषज्ञों के साथ पुलिस टीमों ने लाल चौक के आसपास ड्रोन की ट्रेनिंग ली। जो भी बैड एलिमेंट हो, गलत नीयत से इधर आएगा, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और हम बर वक्त कार्रवाई करेंगे उसी वक्त।
लाल चौक के साथ सटे प्रताप पार्क में पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने जो ड्रोन का परीक्षण किया उसमें 10 अत्याधुनिक ड्रोन मंगवाए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 15 अगस्त को शेर ए कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा फहराएंगे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस के दौरान मुख्य समारोह स्थल की सुरक्षा को बनाए रखने से लेकर श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शरारती तत्वों की निगरानी के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में 10 प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने हेरात शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। वहीं खबर यह भी है कि अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को एक प्रस्ताव भी भेजा है। अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा कितना बढ़ता जा रहा है वो इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें निमरोज प्रांत की राजधानी जरान शहर की हैं, जहां तालिबान का कब्जा हो चुका है और ये तालिबानी शहर में गवर्नर हाउस में घुसकर जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें हेरात शहर की बताई जा रही हैं। यहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान अब तेजी से काबुल पर कब्जे की ओर बढ़ रहा है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर तालिबान। दस प्रांतों की राजधानियों में तालिबान राज। इस बीच तालिबान ने एक बहुत महत्वपूर्ण शहर गजनी पर कब्जा कर लिया है। गजनी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गजनी में तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। गजनी पर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि काबुल कंधार को जोड़ने वाला हाईवे गजनी से ही होकर गुजरता है। गजनी पर तालिबान का कब्जा होते ही अफगान वायुसेना पर भी दबाव बढ़ गया है। वायुसेना पहले से ही कठिनाई का सामना करते हुए तालिबान से लड़ रही है। पिछले एक सप्ताह में 10 से ज्यादा राजधानियों पर कब्जे की इस खबर ने वायुसेना की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान में लगातार राजनीतिक हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका को चिंता है कि तालिबान 90 दिनों के अंदर काबुल पर अपना कब्जा जमा सकता है, जिसके बाद वहां सत्ता गिर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ सत्ता साझा करने का प्रस्ताव दिया है। अफगान सरकार का तालिबान को प्रस्ताव। खबर है कि अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कतर में तालिबानियों से बातचीत कर रहे सरकारी अधिकारियों ने जंग खत्म करने के लिए सत्ता साझा करने का प्रस्ताव दिया है। अफगान सरकार तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है ताकि वो देश में जंग खत्म कर दे। हालांकि अशरफ गनी सरकार ने अपने नए शांति प्रस्ताव में तालिबान से कहा है कि उसे सत्ता में भागीदारी तभी दी जाएगी जब वो देश के शहरों पर हमले करना बंद कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब यूपी की बात करेंगे, जहां बाढ़ से बुरा हाल है। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात बुरे हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां उफान पर है। शहरों में पानी घुस गया है। यूपी के वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ है। हालात का जायजा लेने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। बोट पर बैठकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वाराणसी में यूपी के सीएम ने बोट में बैठकर पानी से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गंगा में पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि शहर पानी पानी हो गया है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी खुद उन जगहों पर गए जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में कई इलाकों में पानी घुस गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को राहत शिविर पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी हर हालात पर नजर रखे हुए हैं।
वाराणसी के निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। ये तस्वीरें देखिए, गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के चलते शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक दर्जनों गांव, मोहल्ला और वार्ड के 30,000 से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में मौजूद है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। गंगा की सहायक नदियों में भी पानी खतरनाक स्तर पर है। बताया जा रहा है कि वाराणसी में गंगा ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। घाटों पर पानी भरा हुआ है, मंदिरों में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि उन लोगों को बाहर निकाला जाए जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। वाराणसी में गंगा का ऐसा रूप पिछले कई सालों में नहीं दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बाढ़ से यूपी और बिहार के कई इलाके बेहाल है। पटना हो या प्रयागराज, पानी ने जिंदगी पटरी से उतार दी है। हालात ये है कि कई जगह शमशान घाट पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यूपी से बिहार तक जगह जगह बाढ़ से बिगड़े हालात। शहरों में घुसा पानी, शमशान घाट में भी पानी, सड़कों पर करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। प्रयागराज के कई इलाके के लोगों को तेजी से बढ़ रहा जल स्तर सता रहा है। गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। जीना मुश्किल हो गया है तो वहीं अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। गंगा नदी के सैलाब से प्रयागराज के अधिकतर शमशान घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। दारागंज शमशान घाट पूरी तरह डूब गया है। आलम यह है कि लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। दारागंज शमशान घाट के पास सड़क पर ही चिता जलाने को मजबूर हो रहे हैं लोग। इस सड़क पर भी इतनी जगह नहीं है कि सही से अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन लोग मजबूर हैं। वहीं घाट के पास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ठीक उसी के सामने ही अंतिम संस्कार हो रहा है। इस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो शव आ रहे हैं उसको जलाना उस जगह पे जहाँ जलते थे, चाहे रसूलाबाद हो चाहे दारागंज हो, इस सभी जगह मुश्किल बहुत हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कहीं कोई मदद नहीं है कि कोई प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि वहाँ पर इजी वे में आदमी कर ले। अब मजबूर हैं लोग यहाँ पर करने के लिए। प्रयागराज में दारागंज, रसूलाबाद, फाफामऊ घाट लबालब भरे हुए हैं। सड़क तक पानी भरा है। प्रयागराज के बाद आपको बिहार की राजधानी पटना के पास की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ गंगा का जल अब शहर के करीब पहुँच चुका है। राजधानी के दोनों घाटों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज की तरह पटना के भी घाट और शमशान घाट पानी में डूबे दिख रहे हैं। ये पटना का दीघा घाट है जहाँ अंतिम संस्कार करना अब मुश्किल है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि किनारे पर ही चिताओं को जलाना पड़ रहा है। राजधानी पटना के आसपास के जो गंगा नदी है उसकी जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 44 से 50 सेंटीमीटर की जो है बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। दीघा घाट का नज़ारा है जहां पर आप देख सकते हैं कि शवों को जलाने के लिए अब सड़कों के किनारे लोगों को आना पड़ रहा है। गंगा को कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ का अर्थव्यवस्था सही होता तो हम लोग को ये परेशानी नहीं होता है। यहाँ बनाया भी गया, हाइट लेवल करके नहीं बनाया गया है। बहुत परेशानी, जगह ही नहीं है, पानी सब भरा हुआ है और क्या दिक्कत होगा, जगह नहीं है जलाने के लिए। सड़क के पास ही आपको जलाना पड़ रहा है, सड़क के किनारे ही लगभग। वो भी जगह नहीं है तो वहाँ पर तक चढ़ा हुआ है पानी ना। बिहार में गंगा नदी लगभग हर जगह खतरे के निशान को पार कर गई है। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर पिछले 4 दिनों में तेजी से बढ़ा है, जिससे शहर पर बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत की। ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तिहाड़ में बंद एक कैदी और जेल से रिहा एक व्यक्ति गवाही दे रहा है कि अंकित गुर्जर को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मेरा भाई अंकित गुर्जर इन तिहाड़ जेल कर्मियों ने मार पीट करके मार दिया। इस केस का मैं आई विटनेस हूँ और जो भी कुछ हुआ ये सारा मेरे सामने हुआ था। 3 अगस्त को दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर एक गैंगस्टर की मौत होती है। इसका नाम था अंकित गुर्जर, लेकिन मौत के बाद ही ये मामला संदिग्ध होता जा रहा है। पहले घर वालों ने कहा कि अंकित की हत्या हुई है और अब कुछ ऐसे चश्मदीद सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अंकित की हत्या हुई, उसे पीट कर मार डाला गया था। अंकित की पिटाई से पहले सीसीटीवी बंद कर दिया गया था। शाम को 5:15 बजे सुपरिटेंडेंट का फोन आया कि 15 अगस्त की वजह से अलार्म चेक करना है। अलार्म बजाने के लिए मुझे सुपरिटेंडेंट ने बोला था। मैंने अलार्म बजाया, आधा घंटा अलार्म बजा। उसके बाद अलार्म बंद होने के बाद नरेंद्र मीणा जो है टीएसपी सर्चिंग लेकर आ गया। ये इनको 5 में गए, वहाँ से मारते हुए चक्कर पे लिया है। वहाँ पे चक्कर के पीछे रिमांड रूम बना रखा है। वहाँ रिमांड रूम में ले जाकर इनको जब तक मारते रहे जब तक ये बेहोश नहीं हो गए। अंकित की मौत को हत्या बताने वाले इस शख्स का नाम है विकास, जो कि जेल में सेवादार था। हाल ही में वो जेल से बाहर आया है। इसे जेल प्रशासन ने सेवादार बनाया था। इसके मुताबिक घटना वाली शाम डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेंद्र मीणा 70 से 80 जवानों के साथ आया था। अंकित गुर्जर से किसी बात पर गहमागहमी हुई, फिर सीसीटीवी बंद करके उसकी जमकर पिटाई की गई। अंकित बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये बेहोश हो गए। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ एमओ थे देवेंद्र, उन्होंने इनको डीडीओ रेफर कर दिया कि डीडीओ हॉस्पिटल के लिए। इन्होंने इनको डीडीओ नहीं भेजा। इन्होंने हमसे कहा कि इनको उठा कर ना 1 नंबर वार्ड में अलग अलग सेलों में डाल दो। फिर मैं अपने घर जब सुबह मैंने न्यूज़ देखी तो मैंने देखा कि अंकित गुर्जर का देहांत हो चुका है। जेल के सेवादार विकास के साथ ही जेल के एक कैदी का जेल से ही बयान आया है, जिसमें उसने जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि उसके सामने जेल नंबर 3 में अंकित गुर्जर की हत्या कर दी गई। हमारे सामने नरेंद्र मीणा, राम अवतार मीणा, दिनेश चिकारा, विनोद मीणा, इन जेल कर्मियों ने, नवीन एल्लो, इन जेल कर्मियों ने मेरे भाई को मार दिया। इस कैदी का नाम अरुण नागर है और ये आरोप लगा रहा है कि उसे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मार पीट के मैं उसका आई विटनेस हूँ। इसी चक्कर में इन्होंने जेल कर्मियों ने मेरे को तिहाड़ जेल नंबर 3 पे मुझे मारने की धमकी दे रही है, 3 नंबर जेल में, और मुझे यहाँ से चालान बहाने की भी बोल रहे हैं। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि जेल में बंद कैदी ने अपना वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया। ये मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। तिहाड़ जेल डीजी ने जेल के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा भी हैं। अंकित के घर वाले पहले ही कहते रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मां के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।